नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मित्रों हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य में जो उपन्यास विधा है और उस उपन्यास विधा में भी अनेक रूप परिवर्तित हुए। सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, मनोविज्ञान परक उपन्यास लिखे गए और उसी श्रृंखला में आंचलिक उपन्यासों की भी एक परंपरा प्रारंभ हुई। और ये आंचलिक उपन्यास किसी अंचल विशेष, किसी क्षेत्र, किसी ग्राम विशेष की भौगोलिक स्थिति, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए कथा का एक ताना बाना बुना जाता है। मेला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इसी प्रकार का एक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास की परंपरा हिंदी साहित्य में प्रारंभ की। किसानों की समस्या को उठाया, समाज में किस तरह से उनका शोषण होता है, जमींदारों द्वारा कैसे शोषण किया जाता है, उनके सामने और किस तरह की समस्याएं आती हैं, वहां का पूरा परिवेश कैसा रहता है। तो उस पूरे परिवेश को केंद्र में रखते हुए इस मेला आंचल उपन्यास का एक कथ्य तैयार किया और ये आंचलिकता को प्रधानता देखते हुए, आंचलिकता को आधार बना करके रचा गया इस प्रकार का, इस नवीन विधा का पहला उपन्यास है। इसी के साथ इन्होंने दूसरा भी एक उपन्यास लिखा, परती परिकथा, वे भी आंचलिक उपन्यास है। फिर इनको देखते हुए अनेक साहित्यकार, अनेक उपन्यासकार उपन्यास विधा में आंचलिक उपन्यासों को लेखन की ओर अग्रसर हुए। तो इस तरह से आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रतिष्ठित आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म तो 4 मार्च 1921 में हुआ था और पूर्णिया जिले के औराई हिंगना गांव में, बिहार के अंतर्गत, और अब ये अररिया जिला के अंतर्गत आता है, औराई हिंगना गांव। इनका बाल्यकाल वहीं बीता, प्रारंभिक शिक्षा वहीं बीती। फिर उसके बाद ये नेपाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विराटनगर में चले जाते हैं। पर रेणु जी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहे। तो गांव का जो एक परिवेश होता है, गांव की जो मिट्टी की गंध है, उस गांव की जो एक आंचलिकता है, वे उनमें रची बसी हुई है। और यही कारण था कि इनको वे गांव की मिट्टी इतनी आकर्षित करती है, वे उसको ही आधार बना करके उपन्यास की रचना करते हैं। बाल्यकाल से ही इनका जीवन स्वाधीनता संघर्ष की चेतना में व्यतीत हुआ। पिताजी किसान थे, इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे, खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था। तो एक ये संस्कार भी उनमें विद्यमान थे। तो इन संस्कारों को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि पिताजी किसान थे तो किसान का जीवन कैसा रहता है वे स्वयं इन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अपने गांव के किसानों की दशा को, उनकी स्थिति को बहुत नजदीकी से अनुभव किया था। और वे समय कैसा था, स्वतंत्रता आंदोलन का, आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था। और इनके पिताजी स्वयं उस स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता भी रहे। और उस समय गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की और खादी पहनने की बात की। और सामान जो है, कपड़े जो है वो विदेशों से ना आए, अपना कच्चा माल अपने ही देश में प्रयोग हो, यही वस्त्र बने। तो इसलिए घर घर में चरखा चलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो एक तरह से प्रेरणा प्रदान की स्वदेशी को लेकर के, जो युवकों के मन में विदेशी वस्त्रों को लेकर के एक आकर्षण था, उसको दूर करने की, क्योंकि अपना पैसा विदेश में जा रहा था,
ब्रिटिश शासन यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार भेजते थे। तो गांधी जी ने इसके लिए चरखा आंदोलन चलाया। तो रेणु जी के अपने घर में भी वे चरखा चलता था। तो ये सब कहीं ना कहीं संस्कार उनमें बीज रूप में थे। एक और गांधी जी का प्रभाव था, स्वराज आंदोलन का प्रभाव था, चरखा का प्रभाव था, और दूसरी ओर अपने परिवेश में किसानों की समस्या, उनका संघर्षमय जीवन। तो ये सब कहीं पृष्ठभूमि के रूप में इनके उपन्यास में रहे। तो इन्होंने जो मैला आंचल उपन्यास की रचना की, तो इस उपन्यास के कथ्य को लेकर, उसके शिल्प को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यद्यपि रेणु जी से पहले मुंशी प्रेमचंद किसानों की समस्या को लेकर के आगे आते हैं। उन्होंने गोदान उपन्यास, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन आदि उपन्यासों की रचना की। और जिस तरह से गोदान में किसानों की समस्या को विशेष रूप से उभारते हैं, वहीं पर कथ्य हमें आगे चल करके रेणु जी के इस उपन्यास मैला आंचल में दिखाई देता है। इसीलिए रेणु जी को आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा गया। उन्हें गोदान के बाद उसी परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास मैला आंचल को माना गया, और ये मैला आंचल उपन्यास पद्मश्री से सम्मानित भी हुआ। इसे पद्मश्री से सम्मान दिया गया, और उपन्यास विधा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग के रूप में, एक नवीन विधा के रूप में ये सामने आया। इस उपन्यास के कथ्य की बात करें अगर हम, तो मुख्य रूप से इसमें बिहार के अंतर्गत पूर्णिया जिले की मेरीगंज की कथा है। इसमें 2 खंड हैं उपन्यास में। पहले खंड में 44 परिच्छेद है और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। कुल 67 परिच्छेद है। ये सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि इसकी कथा एक कहानी के रूप में निरंतर नहीं चलती है। जैसे स्क्रीन शॉट्स होते हैं, छोटी छोटी शॉट्स है, ये एक सीधी कहानी एक मुख्य कथा के रूप में या अवांतर कथा के रूप में जो एक पारंपरिक रूप में चल रहा था, वह कथा इसमें मैला अंचल में नहीं है। जैसे फिल्म में अलग अलग घटनाक्रमों को जोड़ करके एक फिल्म बना दी जाती है, उसी तरह से इस उपन्यास में भी विभिन्न घटनाक्रमों को अलग अलग परिच्छेदों में प्रस्तुत किया गया, और उन परिच्छेदों को परस्पर इस तरह से जोड़ दिया गया कि वे एक नवीन शिल्प को लेकर के, एक नवीन प्रयोग को लेकर के एक औपन्यासिक विधा बन जाती है। अब ये मेरीगंज क्या है, इसकी कथा को क्यों लिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ रेणु जी जो है इस उपन्यास की छोटी सी भूमिका में प्रस्तुत कर देते हैं। वे ये जो मेरीगंज स्थान है, जो गांव है, ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ उत्तर पूर्वी बिहार का एक पिछड़ा ग्रामीण अंचल है। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। ये उपन्यास के बीच में उसके बारे में, उसके भौगोलिक परिवेश के विषय में जब वे बताते हैं कि पूर्णिया जिला कहाँ है, और वहां पर उसमें भी ये मेरीगंज नामक जो छोटा सा ग्रामीण अंचल, ये कहाँ है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, उत्तर पूर्वी बिहार की ओर पड़ता है। और ये मेरीगंज गांव कोई जानता नहीं है उसके नाम को। उसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी वो बताते हैं, उपन्यास में ही बताते हैं। भौगोलिक सीमा के बारे में, जब इसके भौगोलिक क्षेत्र के विषय में वे उपन्यास के प्रारंभ में ही बता देते हैं कि ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज, रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। कोसी के साथ साथ
जो प्रदेश है, जो स्थान है, वहां से निकल करके जाना होता है और उसके किनारे किनारे पूरे में ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो और इसीलिए उस पूरे स्थान को नवाबी तड़ बनना, ताड़ के वृक्ष है तो नवाबी तड़ बनना कहा गया। और किस नवाब ने बनाया ये कोई निश्चित नहीं है, बस उसका नाम पड़ गया नवाबी तड़ बनना। और तड़ बनना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, कि वहां जमीन तो इतनी अधिक है, लाखों एकड़ में फैली हुई है, पर उपजाऊ जमीन नहीं है। कैसी जमीन है? वंध्या धरती है। और कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरा उस परिवेश का, उस भौगोलिक क्षेत्र का चित्रण वे प्रस्तुत करते हैं कि कोस पर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज कोठी। अब जिस स्थान का वर्णन ये करने जा रहे हैं वहां एक कोठी बनी हुई है, क्योंकि गांवों में कोठी होती नहीं है, पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने वहां आकर के रहने का निश्चय किया उस गांव में, तो उसने वहां पर एक पक्का मकान बनाया, कोठी कहा गया जिसे, और उसका नाम रखा गया मेरीगंज कोठी। अब ये मेरीगंज क्यों रखा गया नाम, इसके विषय में भी वे बात करते हैं। कहते हैं कि गांव में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे कलकत्ता से विवाह करके अपनी मेम को लेकर के आते हैं जिसका नाम मेरी होता है, और वे उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो उसको लाने से पहले वहाँ पक्की सड़क बनवाई जाती है, वहाँ डाकघर बनवाया जाता है, और पूरे गांव में एक ढिंडोरा पीट दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है कि आज से इस गांव का नाम मेरीगंज नाम रहेगा। उसका मूल नाम क्या था ये कोई नहीं जानता। प्रारंभ में जब उस गांव का जो नाम था, अगर कोई बोलता था तो उसे कोड़े से पीटा जाता था, क्योंकि उसका नाम मेरीगंज रख दिया गया था, और वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, तो वही नाम प्रसिद्ध हो गया। बाद में लोग ये भी भूल गए कि इसका मूल नाम क्या था। और वह पत्नी जो मैरी है, जिसको विवाह करके वे इस गांव में लेकर के आते हैं, एक सप्ताह बाद ही उसको मलेरिया हो जाता है, और वहां पर मलेरिया का इलाज करने वाला कोई नहीं है, वहां कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका पति इतना दुखी होता है, उसको लगता है कि यहाँ सड़क बनवाने से अधिक, डाकघर बनवाने से अधिक अच्छा था कि यहाँ पर पहले अस्पताल बनवाया जाता, मलेरिया सेंटर बनवाया जाता। इलाज के ना होने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो वे फिर निर्णय करता है कि यहाँ पर वे मलेरिया सेंटर खुलवाएगा, अस्पताल बनवाएगा, और उसके लिए वह अपनी सारी जमीन भी दे देता है, और पूरे गांव में ढूंढता घूमता रहता है, फाइलें ले ले करके एक एक अधिकारी के पास, अफसरों के पास जाता है, और बस सरकारी कार्य जिस तरह से होते हैं उसी का शिकार वे ब्रिटिश अधिकारी भी बनता है। और निरंतर प्रयास करने के बाद, निरंतर संघर्ष करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाता, और अंत में तो वो विक्षिप्त अवस्था में पागल सा हो जाता है, और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसके मरने के बाद वहाँ फिर मलेरिया सेंटर बनता है, वो एक अलग बात है, पर उस कोठी का नाम मेरीगंज है, जो उस मेरी उन पत्नी के नाम पर रखा गया था। तो उस गांव का नाम भी इसीलिए मेरीगंज पड़ गया। ये एक यथार्थ परक उपन्यास है। यथार्थ परक उपन्यास से अभिप्राय यथार्थवादी, यथार्थ जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। यथार्थ से अभिप्राय है कि उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसकी कमियां, उसके गुण, उसके दोष, सब कुछ ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। जो कथाकार है वो निर्लिप्त भाव से, निष्पक्ष रूप से उस अंचल विशेष की सभी कमियों को, दोषों को, गुणों को एक साथ प्रस्तुत करता है।
तो इसलिए रेणु भी जब इस मेरीगंज नामक गांव को अपने उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हैं और जब वे उसके विषय में लिखना प्रारंभ करते हैं तो वे उसकी भूमिका में स्पष्ट करते हैं कि कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हो। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता, क्योंकि मैला अंचल उपन्यास में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। और एक गांव की अच्छाइयों बुराइयों को लेकर के रचना करना, उसे साहित्यिक रूप प्रदान करना, तो इसलिए वो कहते हैं साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हूं। अब वो यही कह रहे हैं कि जो मैंने अनुभव किया, जैसा अनुभव किया, उसको पूरी निष्ठा के साथ मैंने इस उपन्यास में प्रस्तुति कर दी है। अब ये पाठकों के ऊपर निर्भर करता है, आलोचकों के ऊपर निर्भर करता है कि वे उसे किस रूप में लेते हैं, पर वे अपनी ओर से ये स्पष्ट कर देते हैं कि अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता, कि मैंने अपनी तरफ से उसे साहित्यिक रूप प्रदान करने में या उस अंचल विशेष के साथ जैसा वे था उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो इस तरह से ये एक यथार्थपरक उपन्यास है। इसकी रचना हुई 1954 में और इसमें घटनाक्रम की बात करें तो 1946 से लेकर 1949 तक का जो समय है, जो ये कालक्रम है, उस कालक्रम की घटनाओं को आधार बनाया गया। 1946 स्वतंत्रता से एक वर्ष पूर्व, जब पूरी तरह से देश स्वतंत्रता बस अब प्राप्त होने ही वाली थी, पाकिस्तान के रूप में विभाजन की जब स्थिति आती है, तो वो जो पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, उसका प्रभाव ग्रामीण अंचलों में क्या पड़ रहा था, और वे भी ऐसा अंचल जो बिहार में पिछड़ा हुआ है, जहां कोई सुविधाएं नहीं है, बेसिक सुविधाएं भी जहां पर नहीं है। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन की लहर वहां तक कैसे पहुंची और गांव वालों की क्या उसके लिए प्रतिक्रिया रही, उसका चित्रण करते हैं। फिर आजादी के बाद देश आजाद हुआ है और फिर गांधी जी की मृत्यु जब होती है, उनकी जब हत्या कर दी जाती है, तो वहां तक के 3 साल के घटनाक्रम को उन्होंने केंद्र में रखा है। अब देखिए, विस्तार नहीं है, समय लंबा नहीं है, छोटा सा 3 साल का लिया है, आजादी से बस 1 वर्ष पूर्व और आजादी के बाद के 2 वर्ष। तो जैसे क्लोजअप में एक एक रेखा, महीन रेखा तक दिखाई दे जाती है, उसी तरह से एक एक घटना को, एक एक स्थिति परिस्थिति का बहुत ही सूक्ष्म ढंग से वे स्वयं उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसे कथात्मक रूप में, औपन्यासिक विधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, रेणु जी, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यथार्थ का अभिप्राय ये नहीं है कि जो कुरूपता है, जो विकृतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो समाज का एक नकारात्मक पक्ष है, सिर्फ वही चित्रित कर दिया जाए। यथार्थ से अभिप्राय है कि उसकी अच्छाइयों बुराइयों को दोनों को साथ लिया जाए। इसलिए वे कहते हैं कि इसमें फूल भी है तो शूल, कांटे भी हैं, एक और धूल है तो उसके साथ गुलाब भी है। ये नहीं कि पिछड़े गांव का वर्णन कर रहा हूं तो केवल उसकी कुरूपता को ही दिखाऊंगा, केवल उसकी धूल को ही दिखाऊंगा, उसके कीचड़ को ही बताऊंगा। उस वहां जो अच्छाइयां हैं, वहां जो सुंदरता है, वहां की जो संस्कृति है, उसका भी मैं चित्रण करूंगा। तो मैं किसी से दामन बचाकर
निकल नहीं पाया। तो अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को ज्यों का त्यों लेते हुए मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। अब महिला अंचल क्योंकि आंचलिक विधा के रूप में, एक नवीन विधा के रूप में सामने आया और एक परंपरागत उपन्यास की जो विधा थी उससे भिन्न था। उस रूप में एक मुख्य कथा के रूप में एक नायक, एक नायिका और अवान्तर कथाओं को लेकर के जैसे कहानी का एक ताना बाना बुना जाता है, वह इस उपन्यास में नहीं था। तो आलोचकों के लिए भी एक नवीन कसौटी पर उसको कसना था। तो इनके कथानक को लेकर के आलोचकों द्वारा आरोप लगाए गए कि इसका जो कथानक है वो विखंडित कथानक है, उसमें सुसंगठन का अभाव है। सुसंगठन नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया 67 परिच्छेद है, तो हर परिच्छेद में एक एक घटना को, उस घटना के विभिन्न प्रभावों को वो एक शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। और जो पारंपरिक उपन्यास होते हैं, जो पारंपरिक कथा होती है, उसमें एक नायक होगा जिसको आधार बना करके या किसी घटना विशेष को आधार बना करके कहानी का ताना बाना बुना जाता है। परंतु इस उपन्यास को देखते हैं तो इसमें कोई नायक ही नहीं है। मुख्य पात्र कहीं है, डॉक्टर प्रशांत भी मुख्य पात्र है, बालदेव का भी इसमें मुख्य भूमिका रही है, बामन दास की मुख्य भूमिका है, तहसीलदार जो विश्वनाथ है वे भी मुख्य रूप में आया, परंतु किसी को भी नायक के रूप में नहीं देखा। कालीचरण पात्र है एक, परंतु उसको भी नायक के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो लेखक ने स्वयं इसको चित्रित करते हुए भूमिका में स्पष्ट किया कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है कि ये जो कहानी मैं चित्रित करने जा रहा हूं ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है, केवल एक मेरीगंज की कथा ही नहीं है। ये तो गांव तो एक प्रतीक है, प्रतिनिधि है किसका? सभी पिछड़े गांवों का। कोई एक ही गांव भारत का पिछड़ा हुआ नहीं है, ऐसे अनेक गांव हैं। और जिस गांव की कथा कह रहा हूं वो अधिकांशतः कम ज्यादा सभी गांवों की कथा है। तो इस तरह से इसके एक हिस्से के एक ही गांव को और पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। अब कथ्य की जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेणु जी ने इसमें नई प्रविधि को अपनाया है। नई प्रविधि की बिना नायक के कथा को बढ़ाना, केवल घटनाक्रमों को लेकर के बढ़ाना और कथाकार की चेतना पात्रों की चेतना से जोड़ करके एक नई प्रविधि के रूप में विकसित हुई है। पहले तो लेखक को स्वयं उस स्थिति से गुजरना पड़ा है। ड्राइंग रूम में बैठ करके कहानी नहीं लिखी गई है, लेखक का स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ है। लेखक स्वयं उस मिट्टी से जुड़ा हुआ था। औराई हिंगना गांव से थे और जिस मेरीगंज की बात करते हैं उस उपन्यास में वो औराई हिंगना का भी चित्रण करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी जो कहा कि ये एक गांव की नहीं, इस तरह के सारे पिछड़े गांवों की प्रतिनिधि घटना है। तो कथाकार की चेतना जब तक जीवंत नहीं होगी वे पात्रों को अभिभूत नहीं कर सकता। तो इस तरह से कथाकार की चेतना पात्रों की चेतना से जोड़ करके एक नई प्रविधि को जन्म दिया और आलोचना का शिकार भी बनना पड़ा। प्रारंभ में तो इस उपन्यास की ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया, परंतु बाद में कुछ आलोचकों, नेमीचंद जैन जैसे आलोचकों ने इस उपन्यास को एक नवीन प्रविधि के रूप में जब देखा और उन्होंने एक नवीन ढंग से इसकी आलोचना की, तो तब आलोचक समाज का ध्यान इस उपन्यास की ओर गया और फिर उन्होंने इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास के रूप में देखा और फिर आंचलिक उपन्यासों की एक परंपरा प्रारंभ होती है।
अब हम बात करते हैं इसके नामकरण को लेकर कि इसका नाम मैला अंचल ही क्यों रखा गया, मैला अंचल क्यों नहीं कर दिया गया। अंचल की बात हो रही है, एक क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, पिछड़े गांव की चर्चा हो रही है, तो अंचल कह सकते थे, परंतु वो अंचल ना कहकर के आंचल शब्द कहते हैं। आंचल ये किसका अंचल है? भारत माता का अंचल है। और इसकी प्रेरणा भी उनको प्राप्त हुई सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से, जिसमें वे कहते हैं, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और ये पंक्तियां उपन्यास में, जो उपन्यास का प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत हैं, वे इस उपन्यास में इन पंक्तियों को बोलते भी हैं। तो भारत माता का जो आंचल है वो कैसा हो गया है? धूल भरा मैला सा आंचल है। तो इसलिए ये उपन्यास का नाम मैला आंचल रखते हैं। और आंचल शब्द से माँ के आंचल की ममता की अभिव्यक्ति होती है, एक ममत्व का भाव जुड़ता है। और साथ में फिर मैला ही क्यों कहा? खाली आंचल भी कह सकते थे, भारत माता का आंचल भी कह सकते थे। मैला बताने के लिए कि ये आंचल साफ नहीं है, इस आंचल में इतनी ज्यादा विकृतियां आ गई हैं, इतनी कुरूपताएं आ गई हैं कि इतना धूल से भर गया है। अब इसको स्वच्छ निर्मल बनाने की आवश्यकता है। तो उद्देश्य यही है कि इस मैला आंचल को मैला ना रहने दिया जाए। तो ये धूल जो है ये कैसे हटेगी, इसके लिए जागृति उत्पन्न करना, ये पीछे उसके कारण भी रहा। तो इसलिए उन्होंने नाम मैला आंचल रखा। अब मैला आंचल उपन्यास का उद्देश्य क्या है? इस उपन्यास में लेखक ने किन किन समस्याओं को उठाया है, ये चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।